वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज से पाठ लखनवी अंदाज। पाठ में प्रवेश करने से पहले हम लेखक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेखक का परिचय। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म पंजाब की फिरोजपुर छावनी में सन 1903 को हुआ था और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था और स्वाधीनता की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी जा चुके थे। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की भाषा स्वाभाविक और सजीव है। इनकी कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा कटाक्ष व्यंग्य इनकी रचनाओं में मुखरित होता है। सामाजिक विषमताओं, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक यशपाल जी ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से नई कहानी पर व्यंग्य किया है। पाठ प्रवेश इस प्रकार है कि यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में रचना को पढ़ा जा सकता है। यहाँ यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी हो गया है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज दो बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई कहानी है। एक कि बिना कथ्य के कहानी का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा कि समाज में विद्यमान सामंती वर्ग अपनी झूठी आन बान के लिए एक नकली जीवन शैली को अपनाए हुए है। उनका यह व्यवहार उन्हें सबके आगे उन्हें हंसी का पात्र बना देता है। सब उन पे हंसते हैं। लेखक को इस घटना से यह समझ आता है कि घटना और पात्रों के लिए घंटों सोचने से नई कहानी नहीं बनाई जा सकती। वह तो ऐसे भी बन जाती है, बिना पात्रों के भी बन जाती है। लेखक ने नवाब साहब के तौर तरीकों पर भी अच्छा व्यंग कसा है। देश को आज़ाद हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो अपनी झूठी सामंती दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ यशपाल जी यही कह रहे हैं कि देश को स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, बहुत समय बीत गया है, मगर फिर भी उन नवाबों की, उन सामंतों की सामंती या नवाबी नहीं गई है जिन्हें कहते हैं अंग्रेजों का आश्रय प्राप्त था। तो उनके लिए अभी अपनी नकली आन बान शान बहुत ज़रूरी है और वो इसे दिखाते हैं और उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। लेखक भली भांति जानता था कि नवाब साहब बहुत भूखे थे। खीरे उन्होंने अपने खाने के लिए ही रखे थे, परंतु लेखक द्वारा खीरे खाने से मना करने पर उनके अहंकार को चोट पहुंची थी। वह कैसे स्वयं को लेखक के आगे नीचा दिखा सकते थे, मतलब वो लेखक के आगे अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकते थे। अतः उन्होंने खीरे खाने का जो तरीका निकाला वह उनके बनावटी शान का प्रत्यक्ष उदाहरण था। लखनवी अंदाज। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो नवाबों की नगरी की बात
कही जाती है। लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है और लखनवी अंदाज उन्हीं नवाबों का अंदाज है जिसे लखनवी अंदाज के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ में जो नवाब रहते हैं उनकी नवाबी लखनवी अंदाज की है और इस कहानी का लखनऊ से संबंध है क्योंकि नवाबों की बात कही जा रही है और नवाब कहाँ के मशहूर हैं? लखनऊ के, और लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। लखनऊ के स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है और चलने में कुछ ही देर बाकी है और ट्रेन छूट ना जाए तो हम अपने पाठ की ओर चलते हैं, पाठ पठन की ओर चलते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ मुफस्सिल का अर्थ है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के छोटे छोटे स्थान जहाँ आसपास में ट्रेन जो यात्रियों को है वो पहुँच जाती है। और ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है और यही केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द चलने वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में तैयार है। मतलब जल्दी से अब वो बस छूटने ही वाली है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगता है, इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया क्योंकि लेखक को दूर तो जाना नहीं था और भीड़ भाड़ से बचकर या बचने के लिए एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए एक शांत माहौल ढूंढ रहा हो या कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, सोचने की चिंता में हो, कहानी सोचने की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में 2 व्यक्ति विराजमान हैं। एक स्वयं लेखक हैं और दूसरे हैं नवाब साहब। सफ़ेद पोश सफ़ेद कपड़ों में नवाब साहब बैठे हुए हैं। अनुमान अर्थात अंदाज़ा लगाना, प्रतिकूल विपरीत उल्टा और निर्जन जो खाली हो, खाली स्थान या एकांत स्थान। विघ्न यहाँ बाधा के लिए प्रयोग हुआ है और अपदार्थ वस्तु सामान्य चीज के लिए, आम चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है शब्द का। लेखक कह रहे हैं कि गाड़ी छूटने ही वाली थी और जैसे तैसे उन्होंने दौड़कर गाड़ी को पकड़ा और सेकंड क्लास के जो एक छोटा सा डिब्बे था उसे खाली समझकर वो चढ़ गए। मगर वो डब्बा उनके अनुमान के प्रतिकूल निकला। वो निर्जन नहीं था, वो खाली नहीं था। वहाँ पर एक सफ़ेद पोश सज्जन पहले से ही पालती मारकर बैठे हुए थे और वे थे नवाब साहब। और सामने उनके 2 ताज़े खीरे, चिकने ताज़े खीरे रखे थे तौलिए के ऊपर और डब्बे में वो सहसा ही कूद जाने से वो उन सज्जन की आंखों में थोड़े चुभे होंगे क्योंकि वो सज्जन जो बैठे थे नवाब साहब वो भी एकांतवास के लिए, एकांत चिंतन के लिए बैठे हो और उनको देखते ही, यशपाल जी को देखते ही शायद उनके जो एकांतवास में, एकांत चिंतन में कोई विघन आ गया हो, कोई विघन का असंतोष उनके मुख पर दिखाई दे रहा था कि उनको यशपाल जी का उस बर्थ में, उस डिब्बे में आना अच्छा नहीं लगा था।
और उन्होंने उनको उपेक्षित भाव से देखा था। और लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए सोच विचार कर रहे हों, या खीरे जैसी अपदार्थ, मतलब एक कॉमन चीज जिसे कहते हैं, एक साधारण सी वस्तु का शौक रखते हों, और मुझे देखकर उन्हें संकोच का अनुभव हुआ हो। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब उनकी उपेक्षा की, उपेक्षित भाव दिखाया, उनको कोई ग्रीट नहीं किया, उनका कोई सम्मान नहीं किया, और थोड़ी सी नज़र फेर ली, जिससे कि सामने वाले आदमी, मतलब जो चढ़े थे व्यक्ति यशपाल जी, उनको ऐसा लगे कि उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो लेखक भी स्वाभिमानी थे, उन्होंने उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान से अपनी भी आंखें चुरा ली। कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है, या आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी कोई सामने वाले ने अगर आपके आने में कोई उत्साह नहीं दिखाया होगा, या आपको ग्रीट नहीं किया होगा, तो आपको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई, इसने मेरे मेरे को ग्रीट नहीं किया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरे से आंखें चुरा ली, नज़र फेर ली, तो मैं भी क्यों इसको कोई विश करूं या ग्रीट करूं। तो ऐसा ज़्यादातर हर किसी के साथ होता है। तो ऐसे ही नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जैसे ही यशपाल जी डब्बे में चढ़ते दिखे, और हमने भी, यशपाल जी ने भी, यहाँ यशपाल जी अपने लिए कह रहे हैं कि हमने भी उनके सामने वाले बर्थ पे बैठकर आत्मसम्मान से, भाई हमारा भी आत्मसम्मान है, हम में भी एक कहते हैं, एक हमारा भी सम्मान है, हम भी क्यों तुमसे बात करें, आपसे बात करें, जब आपने ही नज़रें चुरा ली हैं। तो उन्होंने भी अपनी आंखें नवाब साहब से चुरा ली, और वो भी खिड़की की तरफ देखने लगे। ठाली बैठे, ठाली मतलब खाली, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जिसके पास कोई, कहते हैं, नौकरी पेशा नहीं होता, कोई काम धंधा नहीं होता, ठाली बैठे होते हैं। कहते हैं ठुल्ला है, ये ठुल्ला बैठा है, ठाली बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, इसको खाली बैठे उसे कहते हैं। तो कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, मैंने ठाली बैठे, खाली बैठे, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, उसकी कल्पना करने की पुरानी ही आदत है। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे वो इस तरह से। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश, मतलब सभ्य व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। किफायत का अर्थ है मितव्ययिता, कम खर्च करना। जब हम थोड़ी कंजूसी दिखा देते हैं तो उसे हम कहते हैं मितव्ययिता, कम खर्च करना। और सफेद पोश, जैसे मैंने अभी बताया, सभ्य व्यक्ति कहते हैं सफेद पोश आदमी को, सभ्य व्यक्ति, जो जिसमें थोड़ी अच्छा शालीन व्यवहार का, सभ्य दिखने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं। और यहाँ पर जो है यही कह रहे हैं जो लेखक हैं, कि लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं, कि वो अपने लिए कह रहे हैं कि लेखक द्वारा नवाब साहब की असुविधा का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर। और वो लेखक यही कह रहे हैं कि लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब खाली बैठते हैं तो कल्पना करने लगते हैं। तो वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से ही सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो, और शायद वो भी लिखने की फिराक में हो, वो भी कुछ लिखना चाहते हो, इसीलिए शायद उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखें। भाई नवाब साहब हैं तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में ही सफर करेंगे ना, सेकंड क्लास के डब्बे में क्यों सफर करेंगे। सेकंड क्लास तो और आम लोगों के लिए होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता। तो वो तो नवाब साहब हैं, तो नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में कैसे सफर कर सकते हैं। तो अब नवाब साहब को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर का कोई ऐसा सभ्य व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, और अकेले सफर करने के उद्देश्य से और वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, कि भाई चलो वक्त भी कट जाएगा, और अकेला जो मेरा सफ़र है, अकेले वो सफ़र कर रहे हैं, वो भी खीरा खाते खाते
निकल जाएगा। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही हो, मतलब लेखक को देख लिया उन्हें कि भाई अब तो ये मेरे साथ इस बर्थ में पूरे समय रहेगा, तो अब मैं खीरा कैसे खाऊंगा, तो अब शर्म महसूस कर रहे हैं लेखक कनखियों से। आगे देखिए यहाँ पे अगली पंक्ति है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियां मतलब हम आंख बचाकर देखना, किसी को तिरछी नजर से देखना, उसे कहते हैं कनखियों। तो कौन कनखियों से देख रहा था? यशपाल जी लेखक नवाब साहब को देख रहे थे कि वो क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी को जो गाड़ी की खिड़की थी उसकी तरफ देख रहे थे, वो बाहर की तरफ देख रहे थे और स्थिति पर गौर फरमा रहे थे, गौर करते रह रहे थे। और वो पूर्णतः यशपाल जी को इग्नोर कर रहे थे, मतलब उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो लेखक यही कह रहे हैं कि लेखक जो है वो कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनकी इस चीज को कि वो उनको देख रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिया। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। ओह करके ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़ है जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। बड़े शिष्टाचार से उन्होंने उन्हें आदा वर्जे किया, शिष्टाचार के नाते किया, और एकदम उनकी तरफ मुंह करके उन्हें संबोधित किया। और नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, जो उनके भाव में परिवर्तन आ गया, वो लेखक को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। गवारा ना होना, स्वीकार ना होना। कनखियां मैंने अभी बताया तिरछी नजर से देखना। गौर करना मतलब ध्यान देना। आधा वर्ज अभिवादन करने के लिए प्रयोग होता है, उर्दू का शब्द है। भाव परिवर्तन मतलब भावों में विचारों में परिवर्तन आना। भांप लेना मतलब किसी की चीज जो सामने दिख रही है उसको समझ जाना। जो कोई प्रतिक्रिया कोई कर रहा है, विपरीत प्रतिक्रिया किसी की दिख रही है तो वो समझ जाना। शराफत सज्जनता दिखाना, शालीनता, उसको शराफत कहते हैं, उर्दू का शब्द है। गुमान मतलब घमंड। लथेड़ लेना जबरदस्ती सम्मिलित कर लेना। और किबला आप सम्मान सूचक शब्द है किबला। किबला शौक फरमाए मतलब आप ही शौक फरमाइए। उन्होंने शुक्रिया कहते हुए नवाब साहब को किबला किबला शौक फरमाए मतलब आप ही शौक फरमाइए। तो यहाँ अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खाइए। किबला शौक फरमाइए मतलब शुक्रिया, धन्यवाद किया और कहा भाई ये आपकी चीज़ है, आप ही खा लीजिए। क्योंकि उन्होंने उनके भाव परिवर्तन देख लिए थे कि पहले तो उन्होंने उनको इग्नोर किया। उनके जब वो ट्रेन में चढ़े तो उनका कोई अभिवादन नहीं किया या कोई भी ग्रीट नहीं किया उन्हें, और उन्हें उपेक्षित भाव से देखा। अब खीरे के लिए बोल रहे हैं, खीरा खाने के लिए बोल रहे हैं, खीरा खाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इतने जल्दी इनके भावों में परिवर्तन हो रहा है तो उन्हें भी इस चीज का अंदाजा भी नहीं हो रहा था और ये चीज उन्हें अच्छी भी नहीं लग रही थी। नवाब साहब ने फिर से एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के
सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बहुत सावधानी से, एहतियात मतलब सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। दृढ़ निश्चय अर्थात पक्का विचार। खीरों के सिर, खीरों का ऊपरी भाग होता है, वो थोड़ा सा उसको काटा जाता है, फिर उसको गोद कर उससे घिसा जाता है। खीरे की जो नीचे का हिस्सा होता है उससे घिसते हैं, दोनों साइडों में हम छेद करते हैं, थोड़े से उनको गोद कर उनको घिसते हैं जिससे उसका झाग निकले। झाग निकलता है तो खीरे में जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है, क्योंकि देसी खीरे कड़वे होते हैं। मगर जब इसको घिसा जाता है और ऐसी कड़वाहट निकल जाती है तो खीरा जो है, देसी खीरा बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो खीरे की कड़वाहट निकालने के लिए खीरों के ऊपरी भाग को काट के गोदा जाता है, गोद दिया जाता है और उसके बाद उसके झाग निकाल के ही उसका सेवन किया जाता है। फांक मतलब टुकड़ा और एहतियात मैंने बताया था कि सावधानी, करीने से अच्छे ढंग से या सजाकर। तो यहाँ पर नवाब साहब के द्वारा खीरे के काटने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने खीरा किस प्रकार से काटा, किस प्रकार से काटकर उसका प्रयोग किया। तो नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, थोड़ी देर के लिए बाहर देखा और खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटकर झाग निकाल दिया और खीरे को छीलकर उनकी फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब के द्वारा खीरे का जो प्रयोग किया गया वो देखिए किस प्रकार किया गया। आगे लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरा बेचने वालों को खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है और वे ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी खीरे के साथ उन्हें देते हैं, हाजिर कर देते हैं। मतलब वह लाल मिर्च की पुड़िया और पिसा जीरा मिला नमक भी उस पुड़िया में भर के जो उनके ग्राहक होते हैं उनको खीरे के साथ देते हैं। अब नवाब साहब ने क्या किया? नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्ची की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि वह उस क्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलावित हो रहा है। यह स्फुरण मतलब हिलना, उनके जो जबड़े थे वो हिल रहे थे, वो फड़फड़ा रहे थे, उनकी भाव भंगिमाएं जो चेहरे की थी वो बदल रही थी। और रसास्वादन मतलब उनका जो मुंह है उसके रस से, उसके स्वाद से बहुत ही पानी भर आया था उनके मुंह में। मतलब उनके मुंह से राल टपक रही थी, आप ये कह सकते हैं। उनका मुंह पानी से भर गया था। आप इस प्रकार से कह सकते हैं। पलावित हो जाना मतलब पानी से भर जाना। जब हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी पड़ी होती है जो हमारी बहुत मनपसंद होती है तो उसको सोचने मात्र से, उसको देखने से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम उसका स्वाद लेने लगते हैं। और यही कुछ नवाब साहब के साथ हो रहा था। यहाँ लेखक नवाब साहब की सभी भाव भंगिमाएं, चेहरे पर जो उनके बदलाव आ रहे थे, चेहरे की जो रंगत उनकी बदलती जा रही थी, खीरे के रसस्वाद में उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको वो देख रहे थे। कहते हैं कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच नहीं सकते और लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल में ही अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब वो अपनी वास्तविकता दिखा रहे हैं कि भाई नवाब ही उनकी अभी गई नहीं है, अभी भी उनमें बहुत नवाबी बची है। तो लेखक सोच रहे थे कि मियाँ बनते तो रईस हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से बचना चाहते हैं, मगर अपनी वास्तविकता कैसे छुपाएं। तो नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वल्ला मतलब आइए,
शौक कीजिए मतलब आनंद उठाइए, मज़े लीजिए, खाकर तो देखिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से नवाब साहब ने लेखक को खीरे के लिए आमंत्रित किया है, खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया है, और इस बार भी लेखक ने उन्हें मना कर। नवाब साहब ने तृष्ण आंखों से मतलब प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट मतलब जो हम पानी का घूंट, सलाइवा, जो हमारे मुंह से लार निकलती है उसको कहते हैं पानी का घूंट मतलब सलाइवा, गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब हमें सम्मान में सर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, मतलब तहजीब मतलब शिष्टाचार, नफासत मतलब स्वच्छता और नज़ाकत कोमलता। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब पेट की। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद, मैदा पर बोझ डाल देता है। मैदा मतलब पेट, सकील मतलब अपच, जो पचाया नहीं जा सकता, और नामुराद मतलब अनलक्की जिसे आप कहते हैं। नामुराद मतलब निर्दयी या कठोर, मैदा पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान की आंखें खुल गईं। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने पर डकार आ सकती है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है, नई कहानी का निर्माण भी हो सकता है। यहाँ पर खीरे के प्रयोग के लखनवी अंदाज पर जो नवाब साहब ने दर्शाया था उस पे लेखक विचार करने लगे, सोचने लगे कि बिना खीरा खाए हम उसका स्वाद कैसे ले सकते हैं। यहाँ तो नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं और डकार ले ली, मतलब खीरा खाया नहीं, उसका स्वाद पूरा ले लिया, पेट भी भर गया उनका। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी के बाद तो जो खीरे के प्रयोग का उन्होंने इस्तेमाल जो किया था, जिस तरह से उन्होंने खीरे का प्रयोग किया था, खीरा काटा, छीला, मसाला लगाया, मगर उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर भी ये दर्शा रहे थे कि उनका पेट भर गया और बहुत ही स्वादिष्ट लगा उन्हें खीरा। लेखक सोच में पड़ गए कि क्या यही है खानदानी शिष्टाचार, स्वच्छता और कोमलता। लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति भी हो सकती है? क्या पेट भर सकता है सिर्फ सुगंध मात्र से, सिर्फ स्वाद की कल्पना करने से? क्या संतुष्टि मिल सकती है? क्या हमारा पेट भर सकता है?
अब यहाँ पर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। कैसे खुल गए? नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया, और डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय पर बोझ डाल देता है। इस पूरे घटनाक्रम से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से, सिर्फ कल्पना मात्र से पेट भर जाने की और डकार आ सकती है, हमारा पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लखनवी अंदाज में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है। ये लोग जीवन की वास्तविकता से दूर भागते हैं और बनावटी जीवन शैली अपनाने में गर्व की अनुभूति करते हैं। इनका यह जीवन विरोधी अंदाज उचित नहीं ठहराया जा सकता। भोग के स्थान पर गंध से तृप्ति जैसी बातों से सामंती होना नहीं झलकता, बल्कि उससे पतनशील स्वरूप का चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है। और यहाँ पर इस पाठ में लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से जो लेखक हैं वो नवाबी परंपरा पर व्यंग्य कर रहे हैं। व्यंग्य मतलब कटाक्ष कर रहे हैं। लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। इसी शिक्षा और संदेश के साथ आज का पाठ लखनवी अंदाज यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।